नमस्कार दोस्तों, यूपी स्पेशल की हम जानकारी ले रहे थे और इतने हमने रिवीजन लगा लिए हैं पेपर के। पिछली प्लेलिस्ट हम अगर बना देंगे तो इसके बाद आपको बाहर से स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ना है, फिर केवल करंट में जहाँ पर यूपी हो वही आपको देखना है। तो चलिए इस श्रृंखला को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो ये कानपुर में है। याद रखिएगा, भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? ये कानपुर में है। अब देखिए मेरठ में कौन सी संस्था है तो पूछ लेता है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये मेरठ में है। लखनऊ हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जब शुगर केन की बात आएगी तब हमारा क्या हो जाएगा? लखनऊ। लेकिन जब शुगर की बात आएगी तो कानपुर, ठीक है ना। तो शुगर केन यानी गन्ने का संस्थान हमारा लखनऊ में है और चीनी का कानपुर में है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर पूछे नोएडा में क्या है तो नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्या लिंगानुपात था? तो जो अंतिम आंकड़े आए थे हमारे पास उसमें लिंगानुपात जो था वो 912 था। इसे याद रखिएगा। ग्रामीण लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात से ज़्यादा अच्छा था। ग्रामीण लिंगानुपात जो हमारा कुल तो 912 है ही, लेकिन जो ग्रामीण यानी कि जो रूरल हमारा लिंगानुपात था वो 918 है और जो हमारा अर्बन लिंगानुपात है वो हमारा 894 है। यानी शहरी लिंगानुपात 894 था। अब देखिए संपूर्ण भारत का लिंगानुपात क्या था? यूपी का तो 912 था, संपूर्ण भारत का लिंगानुपात 943 है, ठीक है। अब याद रखिएगा 2001 की जनगणना में, अब तो हालांकि नहीं पूछना है, लेकिन जब नया 2011 में तब ये तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाता था। तो 2001 में हमारा लिंगानुपात 898 था, जो बढ़ के हमारा 912 हो गया, यानी 14 अंकों की वृद्धि इसमें दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है? दस्तक योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में शुरू हुआ था और ये मूल रूप से किससे संबंधित है? देखिए हमारा जो तराई एरिया है वो जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 48 जिलों में दस्तक अभियान शुरू किया गया था और यह अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन संचार रणनीति का हिस्सा था, तो इसीलिए इसको जाना जाता है। और यूनिसेफ की मदद से पूरे राज्य के जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 38 जिलों में डोर टू डोर चलाया गया। तो डोर टू डोर कैंपेन था, दस्तक था, जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए था, इतना महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा हमारा जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन, ऑप्शन ए। अगला देखिए, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 2 के हेतु इस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। अब देखिए सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना 24 जिलों में किस लिए चल रही है? नाम से स्पष्ट है कि ऊसर और बीहड़ जो भूमि सुधार है, ठीक है ना, उसके लिए 6 वर्षीय परियोजना प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर अगर आप विकल्पों में चिन्हित करेंगे तो कौन सा नहीं है पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीतापुर जनपद। सीतापुर जनपद की बात एक और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है तब आप सीतापुर कहेंगे प्रदेश में, और अनुसूचित जाति संख्या नहीं, अनुसूचित जाति का प्रतिशत में, कुल आबादी में प्रतिशत ज़्यादा है तब ये हरदोई हो जाएगा। तो एससी आबादी संख्या में सीतापुर, परसेंटेज में हरदोई, ठीक है, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना हुई है? देखिए गाजियाबाद जनपद में देश का पहला पुलिस संग्रहालय है। प्रश्न काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन रह रह के ये आता रहता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? देखिए पहले कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे? BHU स्थापना 1916 में हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1989 में और अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। अब जो है 6 कौन से हो गए हैं? एक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में स्थापित हुआ है और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में जो एविएशन के लिए है, फ्लाइट के लिए है, उसके लिए 2017 में स्थापित हुआ है। तो वर्तमान में कुल कितने हो जाएंगे? आपका आंसर हो जाएगा 6। अच्छा, कई बार प्रश्न पूछा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो 2008 में मिला था, इसे भी ध्यान रखिएगा।
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, कौन सी शेड्यूल ट्राइब है जो उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पाई जाती है? बुक्सा पाई जाती है तराई क्षेत्र में और मुख्यतः बिजनौर और आगरा ज़िले में भी पाए जाते हैं। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं। अब देखिए खासी दिया है तो खासी, गारो और जयंतिया तो मेघालय की ट्राइब हो जाएंगी। भोटिया हमारा उत्तराखंड रीजन जो पड़ता है वहाँ पर भी है। और गोंड जो है वो गोरखपुर, देवरिया, बलिया आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो भारतीय पर्यावरण को चित्रित करने वाले फारसी के पहले कवि थे। किस संप्रदाय के थे? तो चिश्ती संप्रदाय के थे। क्यों? क्योंकि ये जिनके शिष्य थे वो चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का पर्व किसे समर्पित है? अब देखिए महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था कब? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को। इसीलिए हम कहते हैं कि महाभारत रचयिता महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस पर गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और गुरु पूजा का विधान भी है। गुरु पूर्णिमा का आरंभ जब होता है देखिए वर्षा ऋतु के आरंभ में, और इसी के साथ साथ एक प्रावधान चलता है कि 4 महीने तक जो घुमक्कड़ साधु होते हैं जिन्हें परिव्राजक कहा जाता है वो एक स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। अब ये एक स्थान पर रहने का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि देखिए प्राचीन समय था, वर्षा जो घुमक्कड़ साधु संत हैं जो घूमते, जो परिव्राजक सन्यासी हमारे हैं, अब वर्षा ऋतु का आरंभ हो रहा है। अब वहाँ पर इनको स्थिर रहने के लिए कहा जाता है कि बारिश के मौसम में उन्हें एक शेल्टर की, एक स्थान की आवश्यकता है, इसलिए ये प्रावधान किया गया है। तो हर चीज़ के पीछे कारण है, इसे भी हमें देखना है। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? गौतम बुद्ध की माँ महामाया, आप जान रहे हैं, देवदाह राज्य के कोलीय वंशी शासकीय परिवार से आती थी। और जो देवदाह है वो नाम से लग जा रहा है वो देवदाह, देवरिया, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा देवरिया नाम से लग रहा है, माफ कीजिएगा, ये बस्ती ज़िला है, ठीक है ना। देवदा और देवरिया आसपास के रीजन में है, ये बस्ती ज़िले में पड़ता है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि कोली गणराज्य जो है उसकी सीमा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित जो गणराज्य है वो है ये। तो याद रखिएगा ये गणराज्य था, ना कि राजतंत्र था। ये भी प्रश्न में कई बार आया है। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर का शर्की वंश स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर ने की थी 1394 में। और 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने चचेरे भाई की याद में अपना बनाया था। कौन सा चचेरा भाई? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका असली नाम क्या था? जौना खां। तो जौना खां के नाम पर जौनपुर हो गया था। तो अंतिम शासक पूछ रहा है, अंतिम शासक हमारा हुसैन शाह था। संस्थापक पूछेगा तो कौन था? संस्थापक पूछेगा तो मलिक सरवर। और अगर ये प्रश्न आता है कि किसकी याद में, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से होता है? इसकी कुल लंबाई तो याद रखिएगा 2369 है। और भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर को दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, ठीक है। अब इसी पे देखिए वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग जो कौन सा हो गया है? तो NH27 EU है। अगर ऑप्शन में आ जाता है ये तो क्यों? क्योंकि वो पोरबंदर से सिलचर असम तक जाता है। तो आपको भारत के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार को भी समझना होगा। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है वो कहाँ पर स्थित है? सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है। अब देखिए कौन सी किस चीज़ का प्रसिद्ध है, इसको हमें मिलाना है। टेराकोटा यानी पकी मिट्टी के जो सामान थे गोरखपुर हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने बनारस। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, ये लखनऊ के पास जो पड़ता है। कांच का सामान फिरोजाबाद। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? अब देखिए शक्ति का स्रोत, क्यों भाई? कोयले की आपूर्ति भी हो जा रही है, बिजली आपूर्ति भी हो जा रही है, और इस तरह से बिरला कंपनी ने इसको इसलिए स्थापित किया था। तो शक्ति के स्रोत के कारण जो ऊर्जा है वो उसको मिल जा रही है वहाँ से। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? सही सुमिलित करिए।
और कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। देखिए ट्रोनिका सिटी एक शब्द दिया है, तो याद रखिएगा IIT IITS हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। तो ये नोएडा दिया है, ये गाजियाबाद हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी हमारा कानपुर देहात दिया है। जौनपुर में भी स्थापित किया गया एक प्लास्टिक उद्योग के लिए, अगर कानपुर ना रहे और जौनपुर दे तो भी आप उसे टिक कर लीजिएगा। और देखिए लेदर इंडस्ट्री के लिए जो पार्क है वो बंथरा उन्नाव में है, ठीक है ना, तो ये भी सही है। कानपुर देहात भी सही है, जौनपुर के अलावा बायोटेक्नोलॉजी पार्क यहाँ है, ये नोएडा नहीं, ये गाजियाबाद होगा। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से गंतव्य आएंगे? याद रखिएगा बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि आते हैं जो बुंदेलखंड के रीजन हैं। तो प्रयागराज बुंदेलखंड में वैसे नहीं है, ठीक है ना, अयोध्या बुंदेलखंड में वैसे भी नहीं है। अब इस तरह से आप अपने आप ऑड वन आउट कर सकते, ये होगा नहीं, प्रयागराज है नहीं, अयोध्या है नहीं, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, तो कौन सा जिला है जो अर्जुन बांध से लाभान्वित होता है? हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के महोबा के जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है, 42 किलोमीटर लंबा है और मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों की सिंचाई की जाती है। तो महोबा विकल्प में है नहीं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा हमीरपुर। अगला प्रश्न है भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है? तो अकेले 90% उत्तर प्रदेश जो है मेथा तेल में सप्लाई करता है, इसका योगदान 90% का है। खेती देखिए रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, फैजाबाद इन जगहों पर होती है। अंतिम प्रश्न है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कई बार पूछ चुका है, प्रतापगढ़ है। इस प्रकार हमारे ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में हम अन्य प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों।